बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में रीजंस ऑफ इम्परफेक्ट अडेप्टेशन, विच इज़ आवर लेक्चर नंबर 6. सो adaptation basically it is a heritable change, it is a character of organism which is produced by the natural selection, which helps in the better surviving, which helps in the better reproduction in the changing environment, in the existing environment. Adaptations basically सारी की सारी जो कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूस करवाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए वो होती हैं। नेचर की कोशिश होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स को वेल डिज़ाइंड करे, यानी कि पुअर डिज़ाइन से वेल डिज़ाइन की तरफ ले जाए और फिर उन ऑर्गेनिज्म से और वेल डिज़ाइंड ऑर्गेनिजम्स को जनरेट किया जाए ताकि एटलीस्ट वी फाइंड अ फाइनल स्टेज विच इज़ द स्टेट ऑफ द परफेक्शन। ऑर्गेनिज्म से बेहतर ऑर्गेनिजम्स तब तक नेचर रुकती नहीं जब तक परफेक्शन ना अचीव हो जाए। लेकिन आप बताएं कि कौन सी चीज़ है जो दुनिया में परफेक्ट है? कोई भी चीज़ नहीं। तो इसी तरह नेचर की जो कोशिश है फ्रॉम द बैड टू गुड एंड गुड टू वेल एंड फॉर द बेटर, स्टेप बाय स्टेप वो चलते चलते, लेकिन नेचर डजंट अचीव द गोल ऑफ द परफेक्शन। नेचर परफेक्शन के गोल को अचीव नहीं कर सकती, जैसा कि इस यूनिवर्स में कोई भी परफेक्शन को नहीं पहुंच सकता। तो ऑर्गेनिजम्स जिस स्टेज पे भी होंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो कंपटीशन के ज़रिए, वो इंटरेक्शंस के ज़रिए उनसे ऊपर वाले स्टेज को सिलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली नेचर की जो कोशिश होती है वो वेल एंड वेल होती है, लेकिन कोई भी अडेप्टेशन ऐसी नहीं जो ऑर्गेनिज्म को उसकी स्टेट ऑफ परफेक्शन तक ले जाए। सही है? अब सपोजिंग दैट एक ऑर्गेनिज्म स्टेट ऑफ परफेक्शन पर पहुंच गया, ऑर्गेनिज्म रीचिंग टू द स्टेट ऑफ द परफेक्शन, सपोजिंग, तो फिर क्या होगा? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है माइनर्ड स्मिथ। Maynard Smith basically is an evolutionary biologist. He states that if the perfection is achieved by a subspecies, ठीक है, किसी भी स्पीशीज के जरिए से अगर परफेक्शन अचीव हो जाती है तो फिर व्हाट हैपेंड इन दिस केस? द बेस्ट फिनोटाइप वुड लिव फॉरएवर, and when best phenotype would live forever, they produces a large number of eggs, they produces a infinite number of the eggs, and at last they would be impregnable by the organisms. तो अगर एक फिनोटाइप जो बेस्ट फिनोटाइप है वो सरवाइव कर गई और सरवाइव करके उसमें डिग्री ऑफ परफेक्शन आ गई, ठीक है, डिग्री ऑफ परफेक्शन की वजह से वो ना तो किसी प्रीडेटर का शिकार हुई, ठीक है, और ना ही किसी इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स का शिकार हुई, क्योंकि सपोजिंग है, क्योंकि अब वो डिग्री ऑफ परफेक्शन पे है, हर तरह की जो डीमेरिट्स है उससे निपट सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा कि प्रे ही प्रे होंगे, उनका कोई प्रीडेटर नहीं होगा, या फिर प्रीडेटर ही प्रीडेटर होंगे, उनका कोई प्रे नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो माइनर्ड स्मिथ ने कहा कि अगर ऐसा हो, सपोज ऑर्गेनिज्म रीच टू डिग्री ऑफ परफेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन, तो क्या होगा कि जो उनमें बेस्ट फिनोटाइप होगी, बेस्ट फिनोटाइप वो क्या करेगी? दे विल बी सर्वाइव फॉर द इन्फिनिट पीरियड, सर्वाइव फॉर इन्फिनिट पीरियड, एंड इन इन्फिनिट अमाउंट
या यहाँ पर हम नंबर कह सकते हैं कि उनकी जो नंबर्स हैं वो भी इन्फिनिट होंगे, लातादाद होंगे, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का लैक होगा, देयर विल बी द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। लेकिन एक्सटिंक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती? बिकॉज द स्पीशीज does not reach to the state of perfection. So this point indicates the adaptations in the nature are sometimes be imperfect. Okay, so basically this is the idea. And what are the reasons, what are the constraints, what are the points that makes an adaptation imperfect, that prevents the organisms to reaching the state of the perfection? Now we discuss each and every constraints, each and every point that prevent the organisms from reaching to the degree of the imperfection. There will be 5 reasons, there will be 5 constraints that cause the imperfect adaptation. तो पहली रीजन है टाइम लैग। टाइम लैग बेसिकली इट इज अ ब्रेक बिटवीन द टू हैपनिंग्स, वन थिंग अकर एंड द अदर थिंग अकर्स, having the gap, ठीक है, it is the gap between the two happenings. What it is? Time lag, it is a gap between two happenings. अब इसको imperfect adaptations की एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि what is the gap. फ्रूट्स की एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रूट्स जो हम खाते हैं, फल, वो अडाप्टेड होते हैं, नेचर उनको अडाप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड हेयर। फ्रूट्स आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड। वो कौन सी अडेप्टेशन होती है प्लांट में? प्लांट्स अट्रैक्ट द फ्रूट एनिमल्स, प्लांट्स अट्रैक्ट द एनिमल्स, दैट इज द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट। ओके, देन प्लांट अट्रैक्ट द एनिमल विच एक्ट एज अ सीड डिस्पर्सिंग एजेंट। मीन जो प्लांट अट्रैक्ट करेगी एनिमल को, वो प्लांट से अपने खुराक भी असर करे एनिमल, लेकिन साथ ही साथ क्या करे, एक्ट एज द सीड डिस्पर्सिंग एजेंट फॉर द प्लांट। अब प्लांट का सीड इस तरह से अडॉप्ट किया जाता है, नेचर इस तरह से अडॉप्ट करती है कि एनिमल उस फ्रूट को खा लेता है लेकिन उसका सीड डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो दैट इज द adaptation of seed and it is also a adaptation of the fruit. तो फ्रूट्स में adaptations होती हैं, ठीक है। अब एनिमल्स जो एक्ट एज द सीड डिस्पर्सिंग एजेंट हैं, वो जब खुराक खा लेते हैं, उनमें से जो सीड होते हैं, सीड्स में लैक्सेटिव एजेंट्स होते हैं। लैक्सेटिव का मतलब पता है आपको कि लैक्सेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का निकल जाना, ठीक है, किसी चीज़ का निकल। अब लैक्सेटिव सीड्स में प्रेजेंट है, दैट इज द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट। सही है। अब प्लांट अपने इर्द गिर्द जो एनिमल्स हैं उनके मुताबिक अडेप्टेड होते हैं, लेकिन क्या ऑलवेज इसी तरह होता है? बाज़ दफ़ा फाना चेंज हो गया कोई एक्सीडेंटल रीजंस की वजह से, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल हाजर्ड आ गया, और उसके दौरान क्या होता है कि प्लांट्स ऑटोमेटिकली या प्लांट इमीडिएटली चेंज नहीं होता। व्हेन द fauna change, plants take a time in order to change in itself. So there is a time gap. There is a gap between the change in fauna and there is the gap between the change in fauna and the change in plant. So this is basically, it is a time lag. Okay, and the time lag basically produce anachronistically plant. डिफरेंट टर्म है, डिफिकल्ट टर्म है, मैं आपको समझाऊंगा इसके मतलब। अब टाइम के ऑर्डर में चेंज आ जाए, एरर आ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म बेसिकली इट इज अ एरर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। Anachronism is the error in order of time. Here, what is the meaning of error? It means when fauna change,
then plant also change, but plant takes time, so it is the time lag. ओके अब जब बताएं आप कि जब फाना चेंज हो गया, इमीडिएटली चेंज हो गया, एक्सटिंक्शन हो गई और दूसरा मूव करके आ गया कहीं से उस जगह पर, सही है। अब आप बताएं कि वो जो फाना चेंज करके आया है उसको जो खुराक चाहिए थी वो मौजूद नहीं, बल्कि उसके पास वो खुराक मौजूद थी जो उन एनिमल्स के लिए थी जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अब वो प्लांट्स जो थे उनको जो बाहर से एनिमल आए हैं उनके मुताबिक अडाप्टेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा जी। तो जो वो टाइम लगेगा, द अडाप्टेशन टाइम ऑफ द प्लांट्स फॉर दैट एनिमल्स, ठीक है, दिस इज द बेसिकली टाइम लैग, दिस इज द टाइम लैग एंड दिस गैप इज ड्यू टू द एरर इन टाइम एंड इट इज द एनाक्रोनिज्म। नहीं समझ आया तो आगे चलते हैं कि जैजिन एंड मार्टिन 2 साइंटिस्ट थे, इनका आर्ग्यूमेंट था, इनकी रिसर्च थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका एंड द अमेरिका। अकॉर्डिंग टू द जैजिन एंड द मार्टिन, सम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द सेंट्रल अमेरिका आर एनाक्रोनिस्टिकली अडेप्टेड। एनाक्रोनिस्टिकली अडेप्टेड का मीन वहाँ पर मौजूद एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन प्लांट्स मौजूद हैं। दिस इज द एनाक्रोनिस्टिकली अडॉप्टेड प्लांट्स। तो फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल थी अफ्रीका और अमेरिका के फॉरेस्ट थे ना। अफ्रीका में एलिफेंट, गिराफा एंड हिप्पोपोटामस और अमेरिका में हॉर्स, मैमोथ एंड बियर। दीज आर ऑल द एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट। ये वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन the plants are present here. Plants are present. वो plants जो इन एनिमल्स के जिंदा होने पर मौजूद थे, वो प्लांट्स इनके एक्सटिंक्ट होने पर भी मौजूद हैं। सो दिस इज द एनाक्रोनिस्टिकली। अब वो प्लांट्स मौजूद हैं तो हमें उससे नुकसान तो कोई नहीं होगा, ये पुअर अडाप्टेशन तो नहीं हुई। इसको हम किस तरह से पुअर अडाप्टेशन का नाम दे सकते हैं? आइए इसको समझते हैं कि वो जो प्लांट्स थे, जो बड़े प्लांट्स थे, बिकॉज हॉर्स, एलिफेंट, मैमोथ, गिराफा, दीज आर द बिगर एनिमल्स, ठीक है। अब इनके लिए जाहिर सी बात है प्लांट भी क्या होंगे, बड़े होंगे। इतने बड़े, एक रीडिंग के मुताबिक कि इनके फ्रूट्स जो थे, इन प्लांट्स के फ्रूट्स जो थे वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थे, 30 सेंटीमीटर तक लॉन्ग थे। 30 सेंटीमीटर का आप अंदाज़ा खुद लगाओ कि कितना हो सकता है। अब जब वो लार्जर एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए और बाहर से मूव करके आए स्मॉलर एनिमल, क्या स्मॉलर एनिमल। अब स्मॉलर एनिमल जब मूव करके आएगा तो क्या वो इतने लॉन्ग ट्रीज से अपनी खुराक हासिल कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। जब वो अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर ये अडेप्टेशन मेल अडेप्टेशन है, गुड अडेप्टेशन है या पुअर अडेप्टेशन? तो अब ये तब तक पुअर अडेप्टेशन रहेगी जब तक वो प्लांट उन ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक अपने आप को ढाल न लें, सही है। अब जब बड़े प्लांट्स होंगे, उनके फल भी बड़े, जब वो प्लांट्स गिरेंगे नीचे और इतनी हायर अमाउंट में गिरेंगे कि वो छोटे एनिमल्स के लिए मूवमेंट की भी हिंड्रेंस करेंगे कि उनको मूव करने में भी डिफिकल्टी हो, तो ये अडेप्टेशन अच्छी है या पुअर अडेप्टेशन? ऑफ कोर्स इट इज़ अ पुअर अडेप्टेशन। तो अब जब वो बड़े ऑर्गेनिजम्स, बड़े प्लांट्स जिनके बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स खाएंगे तो क्या छोटे ऑर्गेनिजम्स उनके सीड अपने अंदर लेके जा सकेंगे? नहीं लेके जा सकेंगे। तो जब उनकी सीड डिस्पर्सिंग ही नहीं होगी प्लांट्स की, ठीक है, अब सीड डिस्पर्सिंग ना होने की वजह से, क्योंकि उनके सीड्स उनके साइज से भी बड़े हैं। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है अगोटी, ठीक है, अगोटी इज अ स्मॉल रैबिट लाइक एनिमल। अब रैबिट लाइक एनिमल वहाँ पर रहे जहाँ पर एलिफेंट्स रहते हैं और वो प्लांट्स के फ्रूट्स खाए, तो फिर आप बताओ क्या इसके अंदर सीड जाएंगे? कभी भी नहीं। अब इसके अंदर सीड नहीं जाएंगे तो क्या सीड डिस्पर्शन होगी, जो कि एक मेन पर्पस है नेचर में इन एनिमल्स का। जब सीड
सीड डिस्पर्शन नहीं होगी। जब सीड डिस्पर्शन नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि इट इज़ अ गुड अडेप्टेशन और इट इज़ अ बैड अडेप्टेशन। इट इज़ अ बैड अडेप्टेशन, इट इज़ अ मैल अडेप्टेशन, ठीक है, इट इज़ अ इम्परफेक्ट अडेप्टेशन। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट टाइम लैग प्रोड्यूसेस imperfect adaptation. Imperfect adaptation are due to the time lag will be produced because natural selection not operate as fast as the environment change. नहीं समझ आया? नेचुरल सिलेक्शन ने उतनी जल्दी प्लांट्स को अडाप्ट नहीं किया जितनी जल्दी उन ऑर्गेनिजम्स ने बाहर से अंदर आने में, उन एनिमल्स ने एक इलाके से दूसरे इलाके आने में की है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी आ गए, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन उतनी फास्ट नहीं। आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली इट इज़ अ एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन टेक्स टाइम। सो दिस इज द imperfect adaptation and this is the basically one and the most important cause of the imperfect adaptation. सही है जी। Now we move to the second constraint, second cause of the imperfect adaptation. तो दूसरी जो constraint है basically it is the genetic constraint. Genetic constraint it is the constraint which occur due to the genetic material. Genetic material में कोई कमी, कोई खराबी, कोई भी कमी या ज्यादती हो जाए, that is the genetic constraints, ठीक है। The constraints which are produced due to the genotypically fitness, it is known as the genetic constraints. अब इस पे हम बहुत सारी बात पहले भी कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात हमने पहले पूरी डिटेल से की है, लेकिन अब आपको माइनर से डिस्कशन में इसको बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली क्या होता है। हेट्रोजाइगस एडवांटेज होता है। हेट्रोजाइगस एडवांटेज का मतलब ये कि यहाँ पर नेचर सेलेक्ट करती है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को एंड दैट इज व्हाई नेचर रिजेक्ट टू द homozygous individual which are at disadvantage in this case, okay, because heterozygous advantage is occur in that area where the malaria is the common. When the malaria is the common, where the malaria is the common, here heterozygous genotype able to fight against the malaria, okay. तो heterozygous disadvantage की वजह से होता क्या है, रिमूवल ऑफ होमोजाइगस, रिमूवल ऑफ होमोजाइगस। अब रिमूवल ऑफ होमोजाइगस क्यों होता है? हेट्रोजाइगस एट एडवांटेज पे है तो रहे, लेकिन व्हाई नेचर रिमूव टू द होमोजाइगस? सो बेसिकली इट इज द अडेप्टेशन ऑफ द नेचर, ओके, एंड दिस अडेप्टेशन which reduces the homozygous number, it is the maladaptation, it is the imperfect adaptation, it is the imperfect adaptation. तो इस पे ज्यादा बात नहीं। दूसरी एग्जांपल है यूरोपियन क्रेस्टेड न्यूड की। यूरोपियन क्रेस्टेड न्यूड, ये भी एक एनिमल है। इस एनिमल्स के 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम and the 12th is the smallest chromosome. First is the largest and the smallest is 12th is the smallest chromosome. अब इसका जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, ये वाला, मेल एंड फीमेल में ये जितनी भी पॉपुलेशन देखी गई है हेट्रोमॉर्फिक होता है, 2 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि होमोजाइगस नहीं होता, हेट्रोजाइगस होता है। सारी की सारी पॉपुलेशन क्या होती है? हेट्रोजाइगस। तो इस पॉपुलेशन में कोई होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? ड्यू टू द जेनेटिक कॉन्स्टेंट्स। अब जरा गौर से देखिएगा कि हेट्रोमॉर्फिक का मतलब कि 2 फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, कैपिटल ए नहीं होगा। अब ये क्रोमोसोम नंबर 1 मेल का, ये क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल का, जब ये रिप्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, जब ये रिप्रोडक्शन करेंगी तो इनमें पॉसिबिलिटीज होंगी 3 टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप, दैट इज द होमोजाइगस and that is the heterozygous, okay. Here 50% genotypes are the homozygous and the 50% are the heterozygous, but
In the experiment, scientists seen that all of the homozygous individual would be die. 50% homozygous individual would be die due to the superior mutation, due to a heterozygous advantage, and only the 50% generation which having heterozygous will selected by the nature and survive in the environment. In this case, in every generation, European crested newt lost their 50% reproduction, lost their half of the effort of the reproduction in each generation. So it is the adaptation which is produced by the nature, but in this case, the adaptation reduces the number of the newt. So it is the good adaptation or it is the bad adaptation. It is the maladaptation. It is a bad adaptation. It is a poor adaptation. It is an imperfect adaptation. So that is why we can say the adaptations are imperfect due to the genetic constraints like sickle cell hemoglobin and like homozygous advantage. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप दो काफ़ी ठीक. Now we move to a third reason for the imperfect adaptation. जो थर्ड काज है imperfect adaptation, that is the developmental constraints. That is the developmental constraints, the constraints which causes imperfect adaptations by interfering the developmental processes are known as the developmental constraints. ऐसी constraints जो developmental process को, जो बॉडी पार्ट्स को हिट करें और फिर imperfect adaptations cause करें, that will be the developmental constraints. Okay. In order to better understand, we are taking two examples. For example, in case of the paleotropy, you know that a process in which a single gene doing dual work, एक जीन दो काम करता है, ठीक है, और मोर देन टू वर्क भी कर सकता है. जिस तरह हमारी बॉडी के अगर बाजू देखे जाएं तो दीज आर ऑफ इक्वल साइज, टू आर्म्स आर ऑफ इक्वल साइज. हमारे हाथ देखे जाएं दीज आर ऑफ इक्वल साइज. हमारी टांगें देखी जाएं दीज आर ऑफ इक्वल साइज. व्हाई दीज आर इक्वल? बिकॉज दीज बोथ लेग्स या बोथ आर्म्स या फिर बोथ हैंड आर कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन. नहीं समझे? A single gene control to these both legs, arms and hands. That is why our length of the arms, our length of the body is equal. So sometime there will be exceptions, there will be not do such. Sometimes the persons have been seen that having shorter legs of the right and the longer leg of the left. And in this case, when a person having shorter leg small and the यानी कि लेफ्ट वाली लेग स्मॉल और राइट वाली लेग लंबी यानी कि अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो दिस इज द बेसिकली मैल एडेप्टेशन. This is the maladaptation, and in this case also maladaptation is occur due to a single gene that control the both legs of equal person. But in this case, the some mutation, a set of mutation arise in such a way that hinders the process of the development of the legs. That is why the length of the legs disturbed. So it is the adaptation, and this adaptation is disadvantageous, poor, imperfect. That is why we can say adaptations are imperfect in nature due to developmental constraints. In order to better understand, we take second example of asymmetry in Australian sheep bowfly. Basically it is a pest. It is a pest. When we used pesticide, it got resistance. When it got resistance, there will be a change in the symmetry of the pest. The chemical cause change in the symmetry of the
pest, but here a modified gene at other loci is present in the pest that restore the symmetry and also preserve the resistance. नहीं समझ आई? पेस्ट है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, जाहिर बात है नुकसान से बचना है। नुकसान से बचने के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई पेस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हुई तो फिर उस केमिकल ने अपना काम तो करना है, उस केमिकल ने अपना काम तो करना था, उसने एसिमेट्री करवा दी, उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया ताकि उसका लाइफ साइकिल लॉन्ग ना चले, वो डेथ हो जाए उसकी। लेकिन उसी इंसेक्ट में जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हुई है उसमें ऐसा जीन भी था जो सिमेट्री को रीस्टोर कर सकता था एट द अदर लोकस। अब उस जीन ने वो काम किया कि उसकी सिमेट्री को भी ठीक कर दिया और उसकी रेजिस्टेंस को भी क्या किया, प्रिजर्व किया, ठीक रहने दिया। तो इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा? इससे हमें नुकसान होगा बिकॉज वी डू नॉट रिमूव द पेस्ट। और ये जब नुकसान वाली अडेप्टेशन बेसिकली जो नेचर करवा रही है दैट इज़ द परफेक्ट अडेप्टेशन या फिर इम्परफेक्ट अडेप्टेशन? श्योरली इट इज़ द इम्परफेक्ट अडेप्टेशन या इट इज़ द मेल अडेप्टेशन। तो ये थी हमारी थर्ड काज। नाउ वी मूव टू द फोर्थ वन which is the historical constraints. Historical constraints, basically these are the constraints that occur due to the history of an organism during the evolution. These constraints are better understood by the right shifting balance model. Right shifting balance model, according to the model, there will be a ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फिटनेस एंड द करेक्टर। ठीक, अब फिटनेस एंड करेक्टर हैविंग टू पीक्स, व्हाट इज द लोकल पीक एंड अदर इज द ग्लोबल पीक। व्हेन पॉपुलेशन एट अ लोकल पीक इट मीन्स पॉपुलेशन इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट, बट व्हेन चेंजेस occur in the environment the population requires changes and these changes are occur due to the only one process, this is the natural selection. अब जब environment में change होगी तो population भी change होगी। फर्स्ट वन देखें कि अगर करेक्टर चेंज हुआ तो population भी GP का मतलब ग्लोबल पीक और LP का मतलब लोकल पीक। जब environment चेंज हुआ तो population भी ग्लोबल पीक की तरफ मूव कर गई। अगली तरफ आए कि यहाँ पर लोकल पीक थी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पॉपुलेशन मूव कर रही है ग्लोबल पीक। ओके, अब थर्ड पे आओ कि यहाँ पर लोकल पीक थी, लोकल पीक पे ज़रा इतना गैप आ गया, ठीक है, कि ग्लोबल पीक तक पहुँचना पॉपुलेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट व्हेन रिक्वायर्ड द चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, but natural selection do not operate as fast as the environment change, the population struck off at the local peak. जैसा कि डेवलपमेंटल में आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब रिक्वायर्ड चेंजेस होती हैं पॉपुलेशन को और पॉपुलेशन को वो चेंजेस ना मिले तो पॉपुलेशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स, इम्परफेक्ट एडेप्टेशन होती है और पॉपुलेशन स्ट्रक ऑफ हो जाती है अकॉर्डिंग टू द राइट लोकल पीक पे स्ट्रक ऑफ हो जाती है। व्हेन पॉपुलेशन स्ट्रक ऑफ द लोकल पीक then it not able to reach the global peak until the natural selection operates upon and brings a larger changes that reach the population to the global peak. And that is why when the population is struck in this peak, adaptations occur and these adaptations are the imperfect in the nature. In order to better understand, we take an example of the Grapha recurrent laryngeal nerve. गिराफे की रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बेसिकली ये होती क्या है, ये वेगस नर्व होती है, क्रेनियम नर्व जिसको। जब गिराफा की नेक शॉर्ट थी उस वक्त लैरिंजियल नर्व जो थी ये इवॉल्व हुई है बेसिकली फिश लाइक इंसेस्टर्स, फिश लाइक इंसेस्टर्स। अब फिश लाइक इंसेस्टर से जब इवॉल्व हुई देखा गया तो इसका जो रूट था लैरिंजियल नर्व का ब्रेन से, ये बैक साइड से आती थी, गिल आर्च की बैक साइड से।
लेकिन जो जो एवोल्यूशन हुई, गिराफा की नेक लॉन्ग हुई, तो इसको चाहिए था कि ये अपना रूट चेंज करे। गिल आर्क जब चेंज हुआ कंकस आर्टरियोसिस में, बेसिकली गिल आर्क विल बी चेंज इन द कंकस आर्टरियोसिस। अब कंकस आर्टरियोसिस विल बी नियर टू द हार्ट, कंकस आर्टरियोसिस चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुई, नेक लॉन्ग हुई और लेरेंजियन नर्व को चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज ना हो सकी और इस वजह से गिराफा को प्रॉब्लम्स पेश आई, उसकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुई अपना सिग्नल सेंड करने में। तो बेसिकली इट इज़ द अडेप्टेशन एंड दिस अडेप्टेशन बेसिकली इज disadvantageous to the giraffe, and that is why this is the maladaptation, and this maladaptation due to the historical constraints. And now we move to the fifth and the last constraints, last reason of the imperfect adaptation, that is the organism design is a trade off between the different organs. एक ऑर्गेनिजम्स का एक अगर ऑर्गन हो, यानी कि माउथ एक ऑर्गन है, ये इसका डिज़ाइन जो है बेसिकली इट इज़ अ ट्रेड ऑफ, तजारत करवाता है बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम्स। जिस तरह इंसान का माउथ है, इसमें सेकेंडरी पैलेट है, सेकेंडरी पैलेट की वजह से ह्यूमन कैन ब्रीथ एंड ईट साइमल्टेनियसली, खा भी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता तो किस में नहीं होता, दैट इज द स्नेक, बोआ कंस्ट्रिक्टर। बोआ कंस्ट्रिक्टर में सेकेंडरी पैलेट नहीं होता, दैट इज वाई दे कैन नॉट ब्रीथ व्हेन दे ईट एंड दे कैन नॉट ईट व्हेन दे ब्रीथ। साइमल्टेनियसली इनमें ये नहीं खा पी सकते और नहीं सांस ले सकते, बल्कि अगर सांस लेना है तो खाना रोकना होगा, खाना है तो सांस रोकना होगा। सो दैट इज द अडेप्टेशन। अब ये बताओ आप, अगर ह्यूमन को और बोआ कंस्ट्रिक्टर को, माउथ को कंसीडर किया जाए तो फिर इसमें से बेहतरीन माउथ कौन सा हमारा, बिकॉज वी कैन ईट एंड ब्रीथ साइमल्टेनियसली। तो इस नतीजे में देखा जाए तो बोआ कंस्ट्रिक्टर का जो माउथ है, जिसमें सेकेंडरी पैलेट नहीं है, वो ब्रीथ नहीं कर सकता जब ईट करे, सो इट लुक लाइक अ मेल अडेप्टेशन। नहीं समझ आया? सो दीज आर द बेसिकली concepts which we provide in order to understand the why the adaptation are the imperfect. तो रिजल्ट क्या होगा? इन केस ऑफ boa constrictor the absence of secondary palate, it is the maladaptation. तो ये थी हमारी रीजंस ऑफ इम्परफेक्ट अडेप्टेशन। सही, इसको आपने मार्क रिडले की चैप्टर नंबर 10 है अडाप्टिव रेडिएशंस, अडाप्टिव रेडिएशंस, वहाँ से इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। बहुत ही शॉर्टर सा लिखा हुआ है और ज़बरदस्त लिखा है। अगर नहीं तो फ्याजी वाले जो नोट्स हैं उस पर लिखा हुआ है, अगर उस पर भी नहीं तो फ्याजी वालों के पास मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उन पे ये पूरा लेक्चर नोट है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।